नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के जूम सेशन में। जूम सेशन का डिस्कशन जो है, आज के जूम सेशन डिस्कशन का टॉपिक जो है वो है GERD। GERD जिसका फुल फॉर्म है गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज या गैसो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। डिसऑर्डर और डिसीज में इतना फर्क है कि डिसीज में सिर्फ एक कुछ ही सिम्टम्स मिलते हैं जो कि उस ऑर्गन से, उस बीमारी से संबंधित है। डिसऑर्डर्स जो होता है, डिसऑर्डर का मतलब है कि वो बीमारी चल रही थी, उसके साथ कुछ और सिम्टम्स साथ में जुड़ गए और एक डिसऑर्डर बना लिया, एक सिस्टम की पूरी बड़ी बीमारी बना ली। मतलब उसमें और भी सिम्टम्स और भी ज्यादा लक्षण इंक्लूड होते हैं। तो गैसोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर जो है, एक सुनने में आपको ये एक साइंटिफिक टर्म है, लेकिन जब मैं आपको इसके लक्षण बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि ये तो हर दूसरा या तीसरा मरीज जो आपके पास आता है या कस्टमर जो आपके पास आता है, या आप में से भी कुछ लोग होते हैं इस समस्या से परेशान हो सकते हैं। मेरे पास भी बहुत लोग जो कॉल करते हैं, जो मेरी ओपीडी में आते हैं, तो हर दूसरे तीसरे पेशेंट को GERD जो है, इसकी प्रॉब्लम आजकल जरूर होती है। GERD सुनने में बड़ा साइंटिफिक नाम लग रहा है, लेकिन इसके सिम्टम्स बहुत कॉमन है, ऑलमोस्ट सबको होते हैं। आपको पता ही होगा, हम कहते हैं कि अक्सर लोग आपके पास आते हैं, या हम कहते हैं, हम खुद भी नॉर्मल भाषा में से जानते हैं कि लोग कहते हैं मुझे एसिड होता है, मुझे एसिड बनता है, मुझे एसिडिटी का दिक्कत हो रहा है। तो वो जो एसिडिटी है वो और कुछ नहीं, वो गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर या डिसीज का एक सिम्टम या सिर्फ एक लक्षण है। तो आइए, इसके बारे में मैंने कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्य जमा किए हैं जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार। आप भी अपना जो भी आपका तथ्य है, जो मरीज आपके पास आते हैं उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे इस प्रेजेंटेशन के बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं। है ये पेट की बीमारी, एक नॉर्मल पेट की बीमारी है। मैक्सिमम पेट की बीमारी ही ऐसी दिक्कत होती है जो धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में दिक्कत कर देती है, उसी से लोग ज्यादा परेशान रहते हैं। जब आपका पेट ठीक रहता है तो सब ठीक रहता है। देखिए, इस तरह से आपका पेट जो है वो एक जे शेप्ड ऑर्गन है आपके शरीर में। आपके शरीर में एक जे के आकार जैसा एक अंग है जो ऊपर फूड पाइप से जुड़ा हुआ है। जो हम खाना खाते हैं वो जब हम खाना खा रहे हैं, मुंह में चबा रहे हैं, तो एक फूड पाइप में जाता है। वो फूड पाइप जो होता है वो मुंह से गले तक होते हुए, आपके फेफड़ों के पीछे से होते हुए, इस तरह का एक फूड पाइप होता है जो आपके स्टमक यानी पेट से जुड़ता है। इस फूड पाइप को हम ईसोफेगस भी कहते हैं। जब इस फूड पाइप में, जब इस स्टमक में, जब हम खाना खा रहे होते हैं, तो आपको पता ही है कि आपका पेट, जो आपका स्टमक कहलाता है साइंटिफिक भाषा में, आपके पेट की एक तासीर है, एक प्रकृति है कि वो HCl बनाता है, एसिड बनाता है जो आपके खाने को पचा सके। तो जब वो एसिड जो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाए आपके पेट में, या खाना जो है वो आपके पेट में पचे ना, उसमें पानी ज्यादा है या ठीक ढंग से वो पचा नहीं है आगे जाने के लिए, तो वो आगे इस तरफ से, इसे पाइलोरम कहते हैं, इस तरफ से नीचे आंत्रों में जाता है। तो जब वो आंत्रों में ना जाके एसिडिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो बैक फ्लो करता है। बैक फ्लो करके जो आपका फूड पाइप और जो स्टमक होता है उस पे एक स्फिंक्टर लगा होता है। जब वो स्फिंक्टर जो आप कह सकते हैं कि एक बैरियर होता है, एक प्लेट होती है छोटी सी, जिससे वो बंद हो जाता है, तो ये एसिड जो होता है ये वापस नहीं जाता, ये जो खाना है ये वापस नहीं जाता। लेकिन अगर ये स्फिंक्टर खुला हो, ये स्फिंक्टर खुला हो, जैसे यहाँ पे बंद दिखा रहे हैं, लेकिन अगर ये बंद ना होके ऐसे यहाँ पे खुल गया है, चौड़े मुंह का हो गया है, तो फिर ये पानी या फिर ये जो एसिड बना हुआ है और जो खाना है वो बैक फ्लो करता है और फूड पाइप में दोबारा से वापस चला जाता है, जिसकी वजह से लोगों को उल्टी भी आ सकती है, उल्टी जैसा मन करता है, एसिडिटी रहती है, बहुत ज्यादा जलनपन होता है, खट्टा पानी बनता है, और कई बार पेशेंट को ऐसा लगता है कि उनको उल्टी आ जाएगी। इसकी वजह से यहाँ पे इतनी ज्यादा एसिडिटी होती है कि ये जो आसपास की फूड पाइप की जो दीवारें हैं उसमें दर्द होने लगता है। और कई बार पेशेंट को ऐसा इतना दर्द होता है, छाती में इतना दर्द होता है कि वो ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक हो रहा है, लेकिन वो एसिडिटी का दर्द है। GERD यानी गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स का दर्द है। तो एसिडिटी कुछ नहीं होता, एसिडिटी जो जिसकी वजह से लोगों को तेजाब बनता है, खट्टा पानी आता है, उल्टी जैसा मन होता है, घबराहट रहती है, वो सब किस में आता है? गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज में आता है, या गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर में आता है, जैसे नॉर्मल भाषा में हम एसिडिटी भी कह सकते हैं। आयुर्वेद में इसे कहते हैं पित्त बनना। जब पित्त विकृत हो जाता है, बहुत ज्यादा पित्त बन जाए, मतलब जो स्टमक है उसमें जो पाचन करने वाले जूसेस हैं, जिसमें से एक जूस है HCl, दूसरा है पेप्सिन, जब वो बहुत ज्यादा बन जाए
उनका बनने का कारण क्या है? या तो आपने कम खाना खाया है तब भी वो बहुत ज्यादा बन जाते हैं, या फिर आपने कुछ ऐसा खाना खाया है जो उनको और बढ़ा रहा है। बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तब भी वो स्टमक में HCl या पेप्सिन जूस जो है, डाइजेस्टिव जूस बहुत ज्यादा बन जाते हैं, जो आगे जाके आपको एसिडिटी कर सकते हैं। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो हम ये कहेंगे कि जब स्टमक में बनने वाला एसिड जो कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब वो बहुत ज्यादा बार फूड पाइप में दोबारा वापस आ जाए तो उसे हम कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। रिफ्लेक्स का मतलब है वो बैक फ्लो कर रहा है, दोबारा से वापस जा रहा है। इसके सिम्टम्स यानी इसके लक्षण क्या है? कई बार लोगों को दिल में ऐसा लगता है जलन हो रही है, छाती में जलन हो रही है, रिगर्गिटेशन और सोर फूड, खट्टा पानी जो है, खट्टा फूड जो आपने खाया है वो उसका टेस्ट जीभ तक कई बार वो दोबारा वापस आ जाता है, और खाना निगलने में दिक्कत होती है, जो आपने खाना खाया है वो अंदर जा ही नहीं रहा है। कई बार थ्रोट में गले में ऐसा लगता है कि चोक हो गया, मतलब वहां पे खाना इकट्ठा हो गया और ब्लॉकेज हो गई है, ऐसा आपको लगता है। चेस्ट पेन, छाती में तेज दर्द होता है, ऐसा दर्द होता है, ऐसा लगता है पेशेंट को कि हमें हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा। कई बार लोग मिसगाइड भी हो जाते हैं कि हार्ट अटैक या BP से संबंधित तो नहीं है, लेकिन ये कई बार मैक्सिमम टाइम, ज्यादातर जो चेस्ट पेन है, छाती का जो दर्द है, वो एसिडिटी से संबंधित होता है। हाँ जी पूनम गौतम जी, एक बार बस प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाए फिर आप अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। रिस्क फैक्टर्स, ऐसे क्या कारण है, ऐसे क्या कौन से लोग हैं और ऐसे क्या कारण है जो GERD को और बढ़ा देते हैं, मतलब जो एसिडिटी की दिक्कत है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर है, इसको और बढ़ा देते हैं। सबसे पहला कारण है ओबेसिटी। मोटापे व्यक्ति में जिनमें फैट बहुत ज्यादा मिलता है उनमें स्टमक के जूसेस भी ज्यादा सिक्रीट होते हैं, ज्यादा बनते हैं, ताकि वो आपके खाने को पचा सके, फैट को डिसॉल्व कर सके। तो ओबेसिटी में, मोटापे में, जिसमें डाइजेशन कमजोर हो जाता है, उसमें एसिडिटी, खाना अध पका कच्चा खाना स्टमक में, पेट में रह जाता है, इंटेस्टाइन में जा ही नहीं पाता, जिसकी वजह से गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर होता है। एसिडिटी हमेशा बनी रहती है। प्रेगनेंसी में अक्सर ये देखा जाता है, प्रेगनेंसी में जो स्टमक होता है, क्योंकि उसमें वूम का साइज, बच्चेदानी का साइज बढ़ जाता है, तो वो स्टमक के ऊपर प्रेशर देता है, जो पेट है उसके ऊपर प्रेशर देता है, जिसकी वजह से बार बार कुछ भी खाना है तो उल्टी आती है, इसलिए ज्यादा खाना एक साथ खा ही नहीं पाते। कोई भी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो, मतलब कोई भी ब्लड डिसीज में, जैसे स्क्लेरोडर्मा हो गया, तो उसमें भी, किसी भी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में भी जो GERD है वो बहुत ज्यादा मिलता है। आपका स्टमक, आपके पेट में जो खाना गया है वो जल्दी जल्दी आपका पेट उसे खा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब अपने आप को म्यूट रखिए, ताकि अभी हम प्रेजेंटेशन की जो पॉइंट्स है वो डिस्कस कर सकें, और जब आपका क्वेश्चन आंसर सेशन होएगा तो आप अपना क्वेश्चन और अपना मत, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। डिलेड स्टमक एम्पटिंग। डिलेड स्टमक एम्पटिंग का मतलब है कि जो पेट में खाना गया है वो स्टमक को छोड़ ही नहीं रहा है, स्टमक जल्दी खाली नहीं हो रहा। जैसे कि कम से कम 2.5 से 3 घंटे खाना आपके स्टमक में, पेट में रहना चाहिए, उसके बाद वो आंत्र में जाना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा समय लग रहा है स्टमक को, पेट को खाली होने में। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, डाइजेस्टिव जूस या तो कम बना है, डाइजेस्टिव जूस या ज्यादा बना है, खाना पचा नहीं है, जिसकी वजह से खाना आगे जा ही नहीं पा रहा, आंत्रों में जा ही नहीं पा रहा। स्मोकिंग, जो लोग बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं उनमें भी पित्त बहुत ज्यादा बनता है, एसिड अपनी कुदरती बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि स्मोकिंग जो करते हैं वो क्या कर रहे हैं, तंबाकू अपने अंदर ले रहे हैं, और तंबाकू जो होता है वो पित्त को बहुत बढ़ाता है, तो उसमें भी ये GERD बहुत मिलता है। ईटिंग लार्ज मील्स और ईटिंग लेट एट नाइट, जो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, जितना खाना आपको खाना चाहिए। देखिए कहा भी गया है कि जब आप खाना खा रहे हैं तो आपके पेट के 4 हिस्से होते हैं, उसमें से 3 हिस्से तक खाना रहना चाहिए, और एक हिस्सा पेट का खाली रहना चाहिए, जिसमें डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो खाने के साथ मिलने का काम कर सके। तो इस तरह से पूरा भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए। जितनी आपको भूख है उससे 1 रोटी कम खाइए, जैसे अगर आपको भूख है 3 रोटी की तो आप कोशिश करिए कि आप 2 रोटी खाइए। तो अगर आप ज्यादा खा लेंगे, भूख है आपको 3 रोटी की, और अगर आपने 4 या 5 रोटियां खा ली हैं, तो ये लार्ज मील हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा खाना हो जाएगा, जो आगे जाके आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, पचेगा नहीं पेट में, और आपको GERD यानी एसिडिटी कर देगा। कई लोग, हम अक्सर कहते हैं कि आप कोशिश करें कि 8 बजे से पहले पहले अपना खाना खा लीजिए। अगर आप रात में खाना खाते हैं लेट तक, बहुत देर रात तक आप डिनर करते हैं, देर रात तक अगर आप खाना खाते हैं, तो रात में जो हमारा पेट है वो काम कम करता है, उसको भी अभी नींद आ रही होती है, उसको भी सोना होता है, या फिर उसमें भी खाना भी पचने का टाइम होता है, तो जो पहले वाला खाना है वो पेट में भी पच रहा है,
लेकिन आपने बहुत ज्यादा खाना उसमें डाल लिया और रात को भी बहुत सारा खाना डाल लिया है, जबकि रात को डाइजेस्टिव जूसेस ज्यादा नहीं बनते हैं। और रात को जो आपने खाना खाया हुआ है वो पेट में अभी है, लेकिन रात को दोबारा से उठ के, नींद में उठ के भी आपने दोबारा खाना खा लिया तो वो आपको नहीं पचेगा, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी रह सकती है या पेट दर्द रह सकता है। बहुत ज्यादा वसा युक्त खाना, मतलब फैटी खाना, ऐसा खाना जो कि बहुत अच्छे से तेल में तला गया है बहुत बार, तो बहुत ज्यादा तला हुआ खाना, फैट युक्त खाना, वसा वाला खाना आपको सूट नहीं करता। वो भी कई बार पेट अच्छे से नहीं पचा पाता, जिसकी वजह से एसिडिटी हो सकती है। शराब पीने की जिनको आदत हो, जिनको कॉफी ज्यादा पीने की आदत हो, तो उनके जो डाइजेस्टिव जूसेस पेट में है वो सप्रेस हो जाते हैं, ज्यादा नहीं बन पाते, जिसकी वजह से पेट में खाना नहीं पच पाता और पेट में ही रह जाता और आगे नहीं बढ़ता। टेकिंग सर्टेन मेडिकेशंस, कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिसका साइड इफेक्ट जो होता है वो एसिडिटी करता है, जैसे एस्पिरिन। बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयां हैं जिन जो लोग अक्सर, जिनकी लोगों को आदत हो जाती है, डॉक्टर के कहने पे भी वो आसानी से वो लोग छोड़ते नहीं है, जिसकी वजह से उनका इंडाइजेशन हो जाता है और उनको एसिडिटी यानी जीईआरडी की प्रॉब्लम हो जाती है। डिप्रेशन के अगेंस्ट, डिप्रेशन के खिलाफ जो मेडिसिन होती है उसकी लोगों को इतनी ज्यादा आदत हो जाती है कि वो लोग अपने आप नहीं छोड़ते, अगर डॉक्टर उनको कहे तब भी नहीं छोड़ेंगे वो। तो ऐसे पेशेंट्स को जिनको बहुत लंबे समय से एलोपैथिक दवाइयां लेने की आदत हो गई है, उस पर वो निर्भर हो गए हैं, तो उन्हें भी एज अ साइड इफेक्ट जीईआरडी हो जाता है। जीईआरडी के कॉम्प्लिकेशंस क्या आ गए, ये जो जीईआरडी की दिक्कत है, इसका समय रहते अगर उपचार ना किया जाए, समय रहते इसको ट्रीट ना किया जाए, तो ये आगे क्या कर सकता है, इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, उपद्रव हैं। जैसे ये ईसोफेजाइटिस कर सकता है। ईसोफेजाइटिस का मतलब है कि जो आपका फूड पाइप है, जो मुंह से जो खाना ले जाके, फूड पाइप वो अंग होता है जो आपके मुंह में जो आपने खाना चबाया है उसको लेकर आपके पेट तक पहुंचाता है। तो जो फूड पाइप है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है अगर एसिडिटी बार बार बने तो। पाइप जो होता है वो उसकी जो वॉल्स होती हैं, उसकी जो दीवारें होती हैं वो आगे और बढ़ जाती हैं, सूजन आ जाती है उसमें, वो सूजन इतनी बढ़ जाती है कि आपको फूड पाइप का कैंसर भी हो सकता है। दोस्तों, जिनको एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, तो एसिड जो है वो बहुत ज्यादा शरीर इकट्ठा हो जाता है पेट में। पेट में एसिड इकट्ठा होने की वजह से कई हमें हमारी बॉडी की ऐसी तासीर है कि जब हमारे पेट में ज्यादा एसिड बनता है तो उसको फाइट करने के लिए, उसको रोकने के लिए म्यूकस भी बॉडी में बहुत बनता है। तो जब एसिडिटी ज्यादा होगा तो म्यूकस बनेगा, और जब म्यूकस बहुत ज्यादा बन जाता है तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी इश्यूज हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे दमे की दिक्कत, खांसी बार बार रहना, वॉइस बॉक्स, मतलब जो आपका लेरिंग्स है, जैसे वॉइस बॉक्स कहते हैं, जहाँ से आवाज निकलती है, वहाँ हो जाता है, क्योंकि वहाँ कफ बहुत जमा हो जाता है। कफ जो होता है वो म्यूकस से ही बनता है। फिर खांसी जल्दी ठीक नहीं होती, सुबह उठते ही बहुत तेज खांसी आती है, फेफड़ों में ब्लॉकेज हो जाती है, वहां पे बहुत ज्यादा म्यूकस या फिर कफ इकट्ठा हो जाता है। तो कफ का एक कारण एसिडिटी भी है, ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप हमेशा लघु भोजन करेंगे, हल्का खाना खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, नेचुरल फूड ज्यादा लेंगे, तला हुआ खाना कम खाएंगे, मिर्च मसाला कम खाएंगे, तो आप कफ से भी बचे रह सकते हैं। डार्जुक नाइन के प्रोडक्ट्स, अब हम जानते हैं कि हमारे डार्जुक नाइन में ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो हम जीईआरडी के पेशेंट्स को दे सकते हैं ताकि उनको मदद मिले। देखिए जी, जो दो बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ज्यादा अच्छे कारगर प्रोडक्ट्स हैं वो है सेजेस एंड सीज का फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स और GIT 14 ड्रॉप्स। फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स के बारे में दोस्तों आप जानते ही हैं कि ये एल्कलाइन करता है पानी को। देखिए, बन रहा है, अगर आपको पेट में, अगर आपके एसिडिटी ज्यादा बन रहा है तो आपको सबसे पहले किस चीज की ज्यादा जरूरत है, उसे एल्कलाइन करने की जरूरत है। एसिडिटी के अगेंस्ट उसके उससे लड़ने के लिए कुछ एल्कलाइन चाहिए, तो इसमें तीन ऐसे हर्ब्स हैं जो एल्कलाइन है नेचर में, जो पानी को एल्कलाइन करेंगे। पानी अगर आप ठीक मात्रा में पियेंगे तो बॉडी वैसे ही एल्कलाइन रहती है, और ऊपर से अगर आप एल्कलाइन वाटर पियेंगे, जो कि फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स से आपने एल्कलाइन कर दिया है, वो अगर आप लेंगे तो आपको एसिडिटी में बहुत मदद मिलेगी। साथ में ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है, ये आपके लीवर में, आपके स्टमक को और आपके इंटेस्टाइन को मदद करता है कि वो डाइजेशन के जो जूसेस हैं उसको अच्छे से बनाए। जब डाइजेशन के जूसेस अच्छे से बनेंगे तो खाना ज्यादा अच्छे से पचेगा। तो ये इसके दो मेन काम है, जो फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स, जो कि कंप्लीटली आयुर्वेदिक है, बहुत अच्छा काम करता है, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर आप एलोपैथिक डॉक्टर से, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, मैं किसी पैथी को दबाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, एलोपैथिक पैथी भी बहुत अच्छी है, लेकिन एलोपैथिक दवाइयों में एक दवाइयां होती हैं एंटासिड, जैसे पेंटोसिड, पेन 40। तो क्या कहा जाता है कि अगर आपको एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है तो आप वो पेन 40, पेंटोसिड, एमसेड, ऑन्टेनसिट्रॉन, ये सॉल्ट्स ले लीजिए, जिससे आपकी एसिडिटी कम ठीक हो जाए, आपका वॉमिटिंग ठीक हो जाए। अक्सर लोगों को क्या होता है कि इसकी आदत हो जाती है,
इसकी आदत हो जाती है, तो जो पेन 40 पे या पेंटोसिड पे आदत है वो अच्छी नहीं है। उससे आपका जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म है वो खराब हो जाता है। रिसर्च में भी पाया गया है कि अगर आप पेंटोसिड या पेन 40 सॉल्ट, पेंटोप्रेजोल सॉल्ट या रेविप्रेजोल, ये सॉल्ट्स अगर आप डेली ले रहे हैं, इस पे अगर आप निर्भर हो गए हैं, तो आपका पाचन तंत्र बहुत वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। आपको दूसरे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कैंसर बन सकता है, फूड पाइप आपका स्वेल्ड अप हो सकता है। और एंटासिड पे अगर आप निर्भर रहेंगे तो आपका कैल्शियम जो है वो कम हो जाता है बॉडी में, उसका एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता, तो आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, हड्डियां गलने लगती हैं, जब अगर आप अपनी निर्भरता एंटासिड पे रखते हैं तो और वैसे भी जो एंटासिड्स हैं, सबसे ज्यादा एंटासिड्स जो हैं वो अच्छे आयुर्वेद में पाए जाते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। इमरजेंसी में आपने पेंटोसिड ले ली, एमसेड ले लिया, अच्छी बात है, लेकिन ये चीज अगर आपको बार बार हो रही है तो इसके लिए आप रोज रोज एलोपैथिक दवाइयां नहीं ले सकते, जो कि एक शॉर्टकट है। आपको कुछ ऐसा चाहिए जो धीरे धीरे आपकी बॉडी को पूरी तरह से ठीक कर दे, जो कि सिर्फ आयुर्वेदिक पैथी में मिलेगा, जो कि डार्जिलिंग के प्रोडक्ट्स में मिलेगा आपको। तो और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि एलोपैथिक डॉक्टर के पास बहुत अच्छी डाइजेस्टिव्स नहीं है। जी हाँ, उनके पास इंडाइजेशन के लिए वो खुद कहते हैं, अगर आप किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो आपको पेंटोसिड के साथ साथ झंडू पंचारश या कोई डाइजेस्टिव टॉनिक जरूर लिख के देंगे, जो कि आयुर्वेदिक होता है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि एसिडिटी या जीईआरडी एक ऐसी तकलीफ है जो फर्स्ट शॉट में ठीक नहीं होगी। उसको ठीक करने के लिए, यानी ये लंबी बीमारी है, मतलब बहुत समय से स्टमक परेशान था, बहुत स्टमक से गलत आदतों की वजह से आपका स्टमक परेशान हो चुका है, तो उसको एकदम से ठीक करने के लिए इमरजेंसी दवाई जो है वो हमेशा नहीं दे सकते। तो वो भी आपको कुछ आयुर्वेदिक टॉनिक देते हैं जो आपका डाइजेशन ठीक करते हैं, आपके स्टमक को ठीक करते हैं, और आपको साथ में कहते हैं कि आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स यानी खान पान की जो आदतें हैं उसे सुधारने की जरूरत है। तो आप यकीन मानिए, इस बात पे आप फुल कॉन्फिडेंट हो जाइए कि अगर आप डाइजेशन के लिए, एसिडिटी के लिए, जीईआरडी के लिए, उल्टी और उल्टी बार बार आने की समस्या के लिए अगर आप किसी को डार्जोफनाइन के प्रोडक्ट्स दे रहे हैं जो कि कंप्लीटली आयुर्वेदिक हैं, नेचुरल हैं, तो आप उनकी सबसे ज्यादा मदद कर रहे हैं। दूसरा प्रोडक्ट जो है GIT 14 ड्रॉप्स, इसके बारे में भी आप सब जानते हैं। इसमें बहुत सारी क्लासिकल शास्त्रीय औषधियां, हर्ब्स डली हुई हैं, जो किसी भी तरह की पेट की बीमारी में मदद करेंगे। आपको पता ही है, जिनको जीईआरडी रहता है उनको आगे जाके गॉल ब्लैडर में स्टोन की समस्या हो सकती है, आगे जाके उनके पेट में अल्सर हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, डियोडिनल अल्सर हो सकता है, स्टमक अल्सर हो सकता है, जो आगे जाके जिसकी वजह से आगे जाके उनको खून की वॉमिटिंग आ सकती है, फूड पाइप फट सकता है, फूड पाइप में इंफेक्शन हो सकता है। तो इन सब बीमारियों की वजह से पेशेंट को हमेशा हल्का दर्द पेट में बना रहता है। अगर GIT 14 ड्रॉप्स पेशेंट लेते हैं तो उससे उनकी जो इंटेस्टाइन, उनकी गट की, फूड पाइप की और स्टमक की जो मांसपेशियां हैं उनको बल मिलता है, स्ट्रेंथन मिलता है, वहां से जो डाइजेस्टिव जूस है वो अच्छे बनते हैं, सही मात्रा में बनते हैं। खाने की आदत तो खराब खाने की आदत की वजह से, अगर आपकी खाने की आदत सही नहीं है, उसकी वजह से जो भी गैस बनी है, उस GIT 14 ड्रॉप से वो गैस जल नेचुरली ठीक होगी। जब वो नेचुरली ठीक होगी तो वो काफी सारी चीजों को ठीक कर देगी, डाइजेस्टिव जूसेस को ठीक कर देगी, जो साइड इफेक्ट होते हैं एसिडिटी के या जीआरडी के वो नहीं होने देगी। तो GIT 14 ड्रॉप्स एक बेहतरीन ड्रॉप्स है। जब भी आप आपको अगर लग रहा है कि पेट में कोई भी दिक्कत है, उल्टी जैसा मन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, या शरीर में कहीं भी गैस की वजह से अगर दर्द हो रहा है, सिर में भी अगर दर्द हो रहा है, तो आप 1 गिलास पानी में 4 से 5 बूंद डाल के दिन में 2 से 3 बार लीजिए, बहुत फायदा आपको मिलेगा। अब हम जानते हैं दोस्तों कि हमारी किचन में, हमारे रसोई घर में ऐसी कौन सी स्पाइसेस होते हैं जो कि GERD के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, उसके लिए औषधि का काम करते हैं। सबसे पहले कोरिएंडर पाउडर, जिसे हम कहते हैं धनिया पाउडर। जब भी आप खाना बनाएं उसमें धनिया पाउडर जरूर डालिए, या धनिया, कच्चा धनिया डालिए। GERD की प्रॉब्लम आपको होगी नहीं अगर ये आपकी आदत है तो। जीरा पाउडर, जीरा पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जीरे के जीरा सीड्स भी, इसके बीज भी, क्यूमिन सीड्स जिसे कहते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्चा जीरा भूनकर अगर आप दही में डाल के लेंगे तो आपका पेट बिल्कुल फिट रहेगा, पेट में एसिडिटी कभी होगी ही नहीं, और पेट में अल्सर भी नहीं होगा। अजवाइन के सीड, अजवाइन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है गैस के लिए। पेट अगर फूला हुआ रहे तो उसमें एलोपैथिक दवाई देने की बजाय अगर आप अजवाइन को और काला नमक को, 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच काला नमक लेके उसकी फांकी लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो धनिया पाउडर है, जीरा है, अजवाइन है और काला नमक, ये पित्त को भी शांत करते हैं, मतलब
पित्त को विरेचक है। अगर आपको एसिडिटी बहुत बन रही है, अगर आपके स्टमक में बहुत ज्यादा खाना इकट्ठा हो गया, तो आपको मोशन लाके ये आपके पित्त को शांत कर देते हैं। देखिए जी, द मौलिक ऑर्गेनिक कोरिएंडर पाउडर आपके पास उपलब्ध है टार्जो 9 की तरफ से। मैं आपको बता चुकी हूँ, धनिया का जो सेवन है, धनिया पित्त को ठीक रखता है, पित्त को शांत करता है, एसिडिटी होने ही नहीं देता। आप खाने में आप धनिया पाउडर जरूर इस्तेमाल करिए। अगर आप वैसे नहीं ले पा रहे हैं, तो धनिया जो है वो आप 1 चम्मच 1 कप पानी में आप डाल के भिगो के आप रखिए। थोड़ी देर रखिए, जब उसका अच्छे से पानी में वो मिक्स हो जाए, तो आप छान के या फिर उसको धनिया पाउडर के समेत आप पी लीजिए। आपके लिए एक अच्छे जूस का काम करेगा, डाइजेस्टिव जूस का आपके लिए काम करेगा। डर्मोलिक ऑरेंज जीरा सीड जो है, जीरे को भूनकर अगर आप दही में डालते हैं, तो वो उस दही की जो प्रोबायोटिक्स की क्वालिटी होती है उसको बढ़ा देता है। तो एक बहुत अच्छा डाइजेस्टिव है क्यूमिन सीड्स, यानी जीरा। थैंक यू सो मच। हमारे पास अजवाइन सीड्स भी उपलब्ध हैं। तो अजवाइन सीड्स जो हैं वो भी आप ले सकते हैं, काले नमक के साथ उसकी फांकी ले सकते हैं जब भी आपको गैस और ब्लॉटिंग होती है। उससे भी बेस्ट आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स और GIT 14 ड्रॉप्स, जो अगर आप अपने घर में इस्तेमाल रखते हैं, आप आपके पानी में अगर फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स मौजूद है, तो आप पेट की किसी भी बीमारी से हमेशा बचे रह सकते हैं। और GIT 14 ड्रॉप्स आपके पास इमरजेंसी में होना चाहिए। घर में किसी को भी गैस की समस्या हो, स्टोन पेन हो, पेट में कुछ भी दर्द हो, कोई भी मीठा मीठा दर्द अगर पेट में बना हुआ है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट दवाई इमरजेंसी में भी GIT 14 ड्रॉप्स है। थैंक यू सो मच। ये मैंने कुछ फैक्ट्स आपके सामने प्रेजेंट किए थे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप में से आपको खुद को अगर कोई समस्या है अपने लिए, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं GERD या पेट की समस्या से संबंधित, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। या आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिसे GERD है, तो उसके रिगार्डिंग भी आप मुझसे क्वेश्चन एक एक करके पूछ सकते हैं। हेलो। हेलो। हेलो मैम। हाँ गुड जी। मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग कविता जी। मैम मैं मतलब वो क्या है, मेरे हस्बैंड के मतलब वो पेट फूला फूला सा रहता है, मतलब उनकी क्या है गैस एसिडिटी बनी रहती है, मतलब अच्छा खाना पचता नहीं है। और यूँ कहते हैं मतलब वो जैसे वो डासा डूसा टाइप आता रहता है ना, मतलब खाना खा में ऐसा लगता है मतलब खाना खा रखा हो, खाना नहीं खाए तब भी। तो अच्छा उसके जी। लिए बताइए मैम। हाँ जी, पेट हमेशा फुला हुआ रहता है, इसे कहते हैं ब्लॉटेड एब्डोमेन, मतलब पेट हमेशा फुला हुआ है। आदमान कहते हैं, आटोप कहते हैं, गैस एसिडिटी बिल्कुल है पेशेंट को। GERD का पहला सिम्टम यही है जी। ठीक है। तो हाँ। पेशेंट को फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप उनके पानी में हमेशा मौजूद रहे, आप इसका ध्यान रखिए। जब भी उनको पेट गोड़ फूलने अदा लगता नानी है, साइज में चाले मस्त आइटम जब भी उनका टी पेट शर्ट फूला हुआ खाली उनको लग जाए, हाँ हाँ हाँ। तो आप उनको GIT 14 ग्रीन टी ड्रॉप्स सी 1 कप पानी में, GIT 14 ड्रॉप्स 1 कप पानी में 4 बूंदे उसकी डाल के दीजिए, दिन में 2 बार। हेलो। हेलो। हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम मेरा बच्चा 10 साल का है, तो उसको एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम रहता है। अच्छा जी। 10 साल का बच्चा है, कोई नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप उसको जब पानी पिलाएं, तो आप 1 गिलास पानी जब उसको पिलाएं, तो उसमें 2 ड्रॉप फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स की डाल के आप उसको पिलाइए, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 10 साल के बच्चे के लिए अभी सिर्फ फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स दीजिए, उसकी एसिडिटी में उसको आराम मिलेगा। मैम और क्या आप बोल। जी 1 गिलास पानी में फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स की 2 बूंदे मिला के उसको पिलाइए सुबह शाम। ओके मैम, थैंक हेलो। यू। और साथ में हेलो लीवर की मैडम। सिरप भी दीजिए, 2 चम्मच हेलो। सुबह खाने के पहले। ओके हेलो मैम। हेलो। ओके, वेलकम। हाँ जी। मैडम हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी महावीर जी, बोलिए, मुझे मैडम सुनाई दे मेरा रहा है। हाँ मेरा लड़का है, उसको है ना पेट की थोड़ी शिकायत है, वो मतलब वॉशरूम से भी कभी कभी पेट में वो पैंट में भी होता है, तो उसका स्मेल बहुत बुरा उसका स्मेल आता है। उसके पेट में ऐसी क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से दिक्कत उसको बार बार हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो आप उनको फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स और GIT 14 ड्रॉप्स इस्तेमाल करने के लिए दीजिए, और उनके पेट का अल्ट्रासाउंड जरूर करवाइए। अल्ट्रासाउंड ना? जी जी, बिल्कुल। हेलो हेलो। मैम। हेलो। हेलो मैम। जी हाँ, हेलो। मैम, मेरे एक अच्छे दोस्त है, तो उनको हाइटस हर्निया बताया है। और एक हम्म। बार उनको ऑपरेशन करने में लेके गए थे, तो इसोफेगल ये सब्जेक्ट सुन के ही मैंने ये मीटिंग अटेंड करने का सोचा है। तो उनको मैं कौन सा सजेस्ट करूँ, वो लेने के लिए भी तैयार है। जी, ये बहुत हाइटस। अच्छा क्वेश्चन है। हाइटस हर्निया जो होता है, वो जो मांसपेशी होती है आपके इंटेस्टाइन के गट में, कहीं भी हो सकता है, जैसे लीवर में भी हो सकता है, या फिर स्टमक में, या आपके फूड पाइप की मसल्स में भी हो सकता है हियाटस हर्निया। जो मस्कुलेचर है उसमें गांठें हो गई हैं,
या हम कह सकते हैं स्ट्रैंगुलेशन हो गई है, जिसकी वजह से वहाँ हियाटिस हर्निया बन गया है। और वहां पे जो मसल्स में इस तरह का कुछ हो जाए तो वो मूवमेंट ठीक नहीं होती इंटेस्टाइन की, इंटेस्टिनल मूवमेंट ठीक नहीं होती। जब इंटेस्टाइन की मूवमेंट ठीक नहीं होती तो उसमें डाइजेस्टिव जूसेस भी ठीक नहीं बनते। हमें तो एडमिट करने हमें के लिए कोशिश किसने रेफर किया? हाँ शांति। हमें कोशिश हम करनी तो है कि पेशेंट का ये डाइजेशन ठीक रहे। तो आप GIT 14 ड्रॉप्स और फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स आप उन्हें जरूर डायरेक्ट एडमिट हो जाए। कम से कम 6 महीने उनको लेना पड़ेगा, ताकि परमानेंटली उनको हीलिंग मिल सके। ओपीडी में हम ही उनको बताया। हेलो कितना मैम। पड़ेगा? हेलो, हाँ लिख दिया है कि हेलो कितना तक लेना पड़ेगा? जी, GIT हाँ। 14 ड्रॉप्स और फोरवेल एल्कलाइन मेरा ड्रॉप्स को 6 महीने तक लेने के लिए वो बोलिए। नहीं बैठते ना अपन। नहीं बैठते। ओके जी ओके, हेलो थैंक यू मैम। मैम। वेलकम वेलकम। नहीं, अरे वो डॉक्टर थे। हेलो बहुत बड़े मैम। डॉक्टर है वो, शांति। हेलो हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ मैम, मैं और एक बार बोलना चाहती हूँ। तो वो जो फॉरेल है तो हेलो। हाँ जी हाँ जी, कहिए। हाँ, तो 10 साल की बच्ची को GR1040 खिला सकते हैं क्या? जी 10 साल के बच्चे को आप GIT 14 मत दीजिए। 10 साल के बच्चे को फोरवेल उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके रीजंस मैं आपको बता दूंगी। लेकिन एडल्ट्स के लिए GIT 14 अच्छा है। 12 साल से छोटे बच्चों के लिए आप फोरवेल ही दीजिए बस, ठीक है। ओके मैम, ये ठंडा पानी से या गर्म पानी से? नॉर्मल पानी से, नॉर्मल रूम ओके मैम। टेम्परेचर पानी से। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम वेलकम। हेलो मैम। हेलो, हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम, मेरा खुद का ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, तो मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। मैं कर सकती हूँ आपसे? जी बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा उम्र ज्यादा नहीं है, मेरा उम्र 17 साल है। तो मेरा बहुत ज्यादा पेट में पेन होती है, ठीक है। तो मेरा का रिपोर्ट आया है, बताया गया है मेरे पेट के अंदर सीस्ट है। ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब हुआ है। तो मैं इसके क्या यूज कर सकती हूँ? मुझे मेडिसिन वगैरह खाना बहुत मतलब अच्छा नहीं लगती है, तो मैं कैसे इसको? कोई बात नहीं, देखिए आप फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स तो इस्तेमाल करिए जरूर। अभी मैं सिर्फ फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स आपको इस्तेमाल करने के लिए कह रही हूँ। आप अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। एक बार आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर कि सिस्ट कहाँ है, कितने MM का है, उसका नेचर क्या है, ये सब देख के मैं आपको बाकी दवाइयाँ या प्रोडक्ट्स बता दूंगी। आपका नंबर वगैरह तो मेरे पास है ही नहीं। अच्छा मैं दे देती हूँ आपको, मैं चैट पे लिख देती हूँ। हाँ ठीक है, क्योंकि मैं मेरा ना बहुत ज्यादा पहले से प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्या 3 या 4 ज्यादा नहीं, मंथ हो रही है। बहुत ज्यादा पेट में दर्द होती है, उसमें क्या ना, मंथ में एक बार ही होती है, ज्यादा नहीं होती है। अच्छा जी, तो देखिए आप फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स तो जरूर इस्तेमाल करिए, ठीक है। बाकी प्रोडक्ट्स मैं आपको रिपोर्ट के बाद ही रिपोर्ट को देखने के बाद बता पाऊंगी, ठीक है। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, आपका नंबर मुझे दे दीजिए। जी हाँ, आप एक सेकंड रुकिए बस, मैं अभी लिख देती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम मैं आगरा से बोल रहा था, ऐसी जाना बोल रहा था। ये हाँ जी हाँ पेट जी। साफ के लिए क्या लिया जाए? हमारे पास क्या ऐसा प्रोडक्ट है? पेट साफ देखिए, अगर कब्जी बनी जैसे हुई है पेशेंट को। दो तीन बार सुबह फ्रेश होने जाना पड़ता है किसी को। अच्छा, एक बार में खुल के नहीं आता। जी जी। देखिए ये भी एक डाइजेशन का इश्यू है कि एक बार में पेट साफ नहीं हो रहा। तो आप इसके लिए फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स, GIT 14 ड्रॉप्स, और साथ में कॉलोन क्लींजर नाम से हमारा एक प्रोडक्ट आता है, कॉलोन क्लींजर टैबलेट। टैबलेट। हाँ, कॉलोन क्लींजर टैबलेट, जो 2 गोली और 2 गोली शाम को खाना खाने के बाद में लेनी है, ताकि आपका जो इंटेस्टाइन है, पेट जो है, आम भाषा में पेट कहते हैं लोग इंटेस्टाइन को भी, तो आंतरिक साफ हो सके, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब सादा पानी से चलेगा? हाँ, सादे पानी से, रूम टेम्परेचर पे जो पानी है ना, उससे लीजिए। ठीक ठीक। अपना टपला जूस वगैरह भी ले सकते हैं क्या? हाँ, एलोवेरा त्रिफला जूस भी बहुत अच्छा रहेगा, वो आप वो 20 ml। वो कैसे पीना होगा? एलोवेरा त्रिफला जूस 20 ml सुबह शाम खाने के पहले पानी मिक्स करके पीजिए, सर नॉर्मल पानी? नॉर्मल पानी से, बिल्कुल। थैंक हेलो। बिल्कुल। हेलो हाँ मैं जी एक बात और पूछनी थी मेरे को। हाँ जी हाँ जी। मैम मतलब क्या है, मतलब किसी के ना एक साइड भी दर्द होती है, मतलब वो किडनी किडनी दर्द, मतलब साइड दर्द होती है, उसके लिए। पेट में अगर सिर्फ एक साइड में दर्द हो रही है तो हो सकता है किडनी में भी स्टोन हो, या कुछ भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है, या फिर पेशाब में इन्फेक्शन है, ये भी हो सकता है। तो उनके लिए भी आप फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स और GIT 14 ड्रॉप्स ऐसे पेशेंट को जरूर दीजिए। अच्छा, तो मैम इसके लिए कुछ जांच वगैरह करवानी पड़ेगी क्या? जी हाँ बिल्कुल, अगर पेट में दर्द है और आपको लग रहा है कि पेट के एक साइड पे दर्द है और दर्द बहुत तेज है, तो किसी को भी जब आप प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उनको आप ये जरूर कहिए कि दर्द है तो आप अल्ट्रासाउंड जरूर करवाओ। अच्छा, ओके मैम, थैंक यू। अल्ट्रासाउंड, पेट का अल्ट्रासाउंड, देखिए पेट की बीमारी में पेट का अल्ट्रासाउंड आप जरूर बोलिए पेशेंट को कराने के लिए। हेलो। कई बार हाँ जी हाँ जी हाँ हेलो। जी। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून।
मैम मेरी मम्मा है 80 क्रॉस कर चुकी है मैम वो। तो मैम उनको यूरिन इन्फेक्शन है मैम, तो उनको अच्छा क्या अच्छा। देना चाहिए मैम? देखिए यूरिन में इन्फेक्शन आया, पेशेंट को शुगर तो नहीं है? नो मैम, शुगर नहीं है। हाँ, तो आप उनको स्टोन फ्लश सिरप दीजिए। स्टोन फ्लश सिरप 2 चम्मच दिन में 3 बार लें, साथ में फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप जरूर दीजिए। ओके ओके, तो मैम स्टोन प्लस जी मैम। कुछ खा पी के देना है या खाली पेट देना है? कुछ खिला के देना है सुबह, 2 चम्मच दिन में 3 बार, कुछ खिलाकर। अच्छा ब्रेकफास्ट, लंच और अच्छा। डिनर। मैम मुझे खुद को स्टोन है मैम, गॉल ब्लैंडर में है मैम। देखिए गॉल ब्लेडर में जो स्टोन होता है उसका एक सिम्टम GERD भी होता है। गॉल ब्लेडर में स्टोन की वजह से पेशेंट को बहुत एसिडिटी रहती है। तो आप देखिए मैम गॉल मुझे ब्लेडर में, एसिड तो नहीं बनती। अच्छा अच्छा, यस मैम। तो देखिए गॉल ब्लेडर में अगर किसी को स्टोन हो जाए तो उसके लिए हम ना आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स नहीं देते हैं। गॉल ब्लेडर स्टोन जो होता है उसके पास में ऐसी जगह नहीं होती कि इसको निकाला जा सके दवाई की हेल्प से। तो गॉल ब्लेडर उसमें रिमूव कराना ही पड़ता है सर्जरी के द्वारा। हाँ, ये है कि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो तो उसके लिए आप फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स आप इस्तेमाल करिए। आपको पानी में रहना चाहिए ताकि आपको स्टोन की दिक्कत कहीं और दोबारा ना हो और उतरे। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। हेलो, गुड हेलो, मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो मैम। हेलो हेलो, हेलो। हाँ मैम, सुन रहे हैं? जी हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है, आप सुन रहे हैं? जी 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 मैम, ये मैं जानना चाहता था कि जीबी में अभी जो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया है उसमें मुझे ना जीबी में पल्प बना हुआ है और गैस्ट्रिटाइज भी है। गैस्ट्राइटिस। तो क्या, जी, तो क्या लेना चाहिए मुझे? देखिए गैस्ट्राइटिस के लिए आपको सबसे पहले लेना है फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स, GIT 14 ड्रॉप्स, एक आते और बाकी एक हमारे पास आते हैं डाइजेस्ट मिक्स कैप्सूल्स। जी मैम। डाइजेस्ट मिक्स कैप्सूल 2 कैप्सूल सुबह शाम खाने के बाद लीजिए। खाना खाने के बाद? हाँ, 2 कैप्सूल सुबह शाम खाने के बाद लीजिए। तो ये 3 प्रोडक्ट आपको लेने ही लेने हैं। और एक बार आप अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जो है वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जीबी पल्प भी क्या मैम? पॉलिप, जीबी में पॉलिप जी हाँ, 4.5 है। जी हाँ, इसके लिए आप पहले मेरे को अल्ट्रासाउंड जो है, जो भी आपने रिपोर्ट करवाई है, आप उसकी एक बार मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारा नाम है आपका नंबर क्या? आपका नंबर क्या पारू मैम? देखिए मैंने चैट पे लिख दिया है, एवरीवन के लिए लिखा है मैंने चैट पे। आप एक बार चैट में देख लीजिए 9311966065। चार्ट में लिखा आपने? हाँ जी हाँ जी, मैंने चैट में लिखा है, आप चेक कर लीजिएगा। मैडम गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैडम ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट को GIT 4वेल दे सकते हैं मैडम? अगर किसी पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो बेस्ट है कि आप उन्हें फोरवेल दीजिए, GIT अभी मत दीजिए। मैं 4वेल दे GIT सकते का, हैं? हाँ, मैं GIT का कोई साइड इफेक्ट नहीं कह रही हूँ, सिर्फ फोरवेल दीजिए। किडनी के जो पेशेंट है उनको आप फोरवेल दीजिए, और स्पेशली जिनको किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है उनको आप GIT मत दीजिए, आप सिर्फ फोरवेल दीजिए। खाली 4वेल दे सकते हैं? हाँ, सिर्फ फोरवेल। उनको जितने भी कम, बात सुन लीजिए, गुड आफ्टरनून बात मैम। सुन लीजिए, एक सेकंड, गुड आफ्टरनून, मेरी बात पहले सुन लीजिए। जितने भी ट्रांसप्लांट के पेशेंट है उनको जितनी कम दवाइयां देंगे उतना अच्छा है। फोरवेल ड्रॉप्स देना है क्योंकि उससे उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वाटर एल्कलाइन रहेगा तो उनका किडनी और अच्छा काम करेगा। बाकी और कोई दवाई मत दीजिएगा और कोई और प्रोडक्ट, ठीक है? ओके, हेलो, थैंक यू गुड मैडम। आफ्टरनून मैम। मेरे हस्बैंड को इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है, पूरी बॉडी में ना इचिंग होती है उनको। देखिए आज का जो मैंने सेशन हमने ऑर्गेनाइज किया है वो है GERD की प्रॉब्लम के लिए। तो जो पूरी बॉडी में स्किन की प्रॉब्लम हो रही है itching की, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे बात कर लीजिएगा मुझसे। अभी मैं चाहती हूँ कि आप GERD से संबंधित अगर आपके कोई डाउट या क्वेश्चन है तो वो डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारी नॉलेज पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा अच्छी हो जाए। ओके, यस मैम। थैंक यू सो मच। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड। जी मैम, मेरी 6 साल की छोटी सी बच्ची है, उसको काफी टाइम से इन्फेक्शन की दिक्कत है, लेकिन टेस्ट कराया तो उसमें इन्फेक्शन आया नहीं है। वो टॉयलेट जाती है तो उसे बहुत जलन महसूस होती है। सकते उसे टॉयलेट टाइट तो नहीं आती, आप एक बार पूछ लीजिए। जी, टॉयलेट टाइट नहीं आती, कब्जे वाली तो नहीं आती टॉयलेट? टॉयलेट में उसे कब्जे तो नहीं होती?
जी ऐसा तो कुछ नहीं बताया उसने, वैसे भी वो छोटी सी है तो अभी ऐसा कुछ नहीं बता पा रही है। क्या उम्र है उसकी? 6 साल की है मैम। 6 साल की है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसे किड्स फॉर्मूला दीजिए। किड्स फॉर्मूला दीजिए, साथ में हीम ग्रो सिरप दीजिए। जी किड्स तो वो कंटिन्यू ले रही है। साथ में हीम ग्रो सिरप दीजिए। हिंग प्रो जी। हीम ग्रो हीम ग्रो हिंग प्रो। हीम ग्रो सिरप। चलो वाटर एल्कलाइन दे रहे हैं उसे तभी से, जब से उसे प्रॉब्लम हुई है उससे पहले से दे रहे हैं, और किड्स भी उसकी कंटिन्यू चल रही है। पता नहीं क्या किड्स दिक्कत हो फॉर्मूला, रही है। मेरी बात सुनिए, कई बार पेशेंट बच्चों में ना आयरन कम होता है जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है, रिपोर्ट में दिक्कत हेलो आती है। मैम। कई बार बच्चों में ना, छोटे बच्चों में आयरन कम होता है जिसकी वजह से उन्हें पोटी की दिक्कत आती है। जी ठीक है, तो आप उनको हीम ग्रो सिरप दीजिए। मुझे 10 दिन आप इस्तेमाल करके फिर मुझे 10 दिन के बाद व्हाट्सएप करिए कितना आराम है, ये मुझे बताइएगा। ठीक है मैम, ठीक है। ओके थैंक यू मैम। वेलकम। हेलो मैम। हाँ जी। हाँ मैं बोल रही हूँ मैम, ए वाला खा रही हूँ तो फॉरेन के साथ ही ए वाला खा रही हूँ, आप दिखाई दे रहे हैं ना मैम? हाँ जी। हाँ जी। हाँ तो इसको इसके साथ ही खा रही हूँ, हम्म। तो 2 दिन से खा रही हूँ, अच्छा लग रहा है। तो इसको भी मैं खाती हूँ तो ठंडा पानी से ही मतलब खाती हूँ, 2 नहीं नहीं, चम्मच। आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर के पानी से लीजिए और फायदा, साधारण पानी से लीजिए, नॉर्मल पानी से। ओके मैम, ये बच्चे को खिला सकते हैं ये वाला? हाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो थायराइड है मैम? थायराइड में ये ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ आप थायराइड टैबलेट हमारी आती है सेजेस एंड सीज की, वो भी जरूर लीजिए, 2 गोली सुबह शाम खाने के बाद। ओके मैम, हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग। जीएटी बिना पेशेंट्स के लिए रेगुलर भी ले सकते हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल दिया जा सकता है रेगुलर। बस प्रेग्नेंट पेशेंट को, जो माएँ अपनी बच्चों को दूध पिला रही हैं, 6 महीने जिनका बच्चा छोटा है, 6 महीने जितने जिनके बच्चे हैं उनको नहीं देना, और किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स को नहीं देना जीआईटी। हाँ हाँ, कितना ले मैडम जीएटी? हाँ जी। रेगुलर कितना ले मैडम जीएटी? जीआईटी लेने का तरीका है कि आप 1 कप पानी में 4 से 5 बूंद जीआईटी 14 ड्रॉप्स डालिए, और 2 से 3 बार आप ले सकते हैं। 2 से 3 बार। 2 से 3 बार। ओके मैम, थैंक वेलकम। हेलो हेलो मैम। हेलो। हाँ जी। किसी पेशेंट को जिनको किडनी की प्रॉब्लम रह चुकी है उन्हें एल्कलाइन ड्रॉप दे सकते हैं फॉरवेल? जी बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो हेलो, नमस्ते गुड मैडम। आफ्टरनून मैम। हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक बार फिर से ये हम सबको कंफर्म कर दें कि GIT 14 किस तरह के पेशेंट को हम दे सकते हैं। देखिए, जीआईटी 14 जो है, जिन भी पेशेंट को पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या है, जैसे किडनी में स्टोन है, हमेशा दर्द बना रहता है और गैस रहती है, पेट फूला हुआ रहता है, जीआरडी की प्रॉब्लम है, मतलब एसिडिटी रहती है, खट्टा पानी आता है, उल्टी जैसे मन होता है, कुछ भी खाते हैं तो पेट फूल जाता है, दर्द रहता है पेट में, तो ऐसे पेशेंट्स को हम जीआईटी 14 ड्रॉप्स और फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स दे सकते हैं। फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स हम हर तरह के पेशेंट को दे सकते हैं, लेकिन जीआईटी 14 ड्रॉप्स पेशेंट को अगर कोई भी दर्द की समस्या है, पेट में दर्द की समस्या है, तो उसमें जरूर दीजिए। ठीक है। क्या एज होनी चाहिए हम देने की? देखिए, फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स तो आप बच्चों को भी दीजिए, बड़ों को भी दीजिए। 4 साल से ज्यादा उम्र के जो बच्चे हैं, उनसे ऊपर 4 साल से ज्यादा उम्र के जो बच्चे हैं, उनको आप फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स दे सकते हैं। लेकिन जीआईटी 14 ड्रॉप्स जो है वो आप बड़ों को ही दीजिए जिनकी उम्र 12 साल से ऊपर की है। 12 साल से छोटे बच्चों को आपने जीआईटी 14 ड्रॉप्स नहीं देना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आगरा से उमर अख्तर में बात कर रहा हूँ। जी, बाकी सारे मैम ये दीजिए प्लीज। कोई और भी बोल रहे हैं। मैम अगर 9 ईयर के बच्चे को पेट में पेन हो तो उसको क्या देना चाहिए? किसको पेट में पेन है? अगर 12 ईयर के छोटे बच्चे को अगर पेन हो पेट में तो उसको क्या देना चाहिए?
देखिए अगर उसे पेट में दर्द बहुत ज्यादा है तो आप उसका अल्ट्रासाउंड जरूर करवाइए, लेकिन आप जैसे इमरजेंसी नॉर्मल पेट हो, एसिड की प्रॉब्लम हो, तब पूछ रही हूँ मैम। तो आप उन्हें फोरबेल एल्कलाइन ड्रॉप्स, 12 साल के बच्चे को फोरबेल एल्कलाइन ड्रॉप्स और जीआईटी प्रोटीन ड्रॉप्स दे सकते हैं, साथ में लीवर संजीवनी सिरप जरूर दीजिएगा। मैम 12 साल से कम बच्चे जो होते हैं उनको। हाँ, 12 साल से कम उम्र के बच्चे को मैंने आपको बताया कि आप फोरबेल एल्कलाइन ड्रॉप्स दीजिए, जीआईटी प्रोटीन ड्रॉप्स मत दीजिएगा। अच्छा, ओके। हाँ, साथ में उन्हें लीवर संजीवनी सिरप जरूर दीजिए, लिफिड सिरप दीजिए। मैम सब संजीवनी दे सकते हैं? हाँ, लीवर संजीवनी सिरप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो। हेलो। हेलो मैडम। हाँ जी। फोरवेल लेने से क्या दस्त हो सकता है क्या मैडम? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, फोरबेल और जीआईटी से दस्त नहीं हो सकता। एक व्यक्ति को मैं दिया था, एक डब्बा पी लिया, लेकिन उसका दस्त जो पेट का प्रॉब्लम था वो ठीक नहीं हुआ मैडम। दस्त की समस्या में तो फोरबेल बहुत अच्छा असर करेगा, उनको देना चाहिए आपने फोरबेल। लेकिन अगर उन्हें एक दस्त हो रहे हैं, दस्त अगर नहीं हो रहे हैं तो उनको दस्त के लिए दवाई भी लेनी चाहिए। कुछ खान पान जी। में ऐसी दिक्कत आई है जिसकी वजह से उनको दस्त हुए हैं। हम्म। ठीक है। हेलो मैम, हो सकता है कि उन्होंने फोरवेल जो ना ज्यादा क्वांटिटी में यूज कर लिया है वो। देखिए फोरबेल जो है ना जैसे उसका कोई भी वन साइड इफेक्ट ग्लास में नहीं है। 1 ड्रॉप होती है ना मैम? नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, फोरबेल यस एल्कलाइन मैम। ड्रॉप्स को जो सही तरीका है लेने का, बड़ों के लिए, 12 यस। साल की उम्र के बच्चों के लिए, ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए, मतलब यस 12 मैम। साल से ज्यादा उम्र के जो एडल्ट्स हैं उनके लिए आपने 1 लीटर पानी की बोतल तैयार करनी है, उसमें आपने 10 यस से मैम। 12 बूंदे फोरबेल एल्कलाइन ड्रॉप्स की डालनी है। अगर वो आप सारा दिन पीते हैं, उसके बाद जब नेक्स्ट अपनी बोतल, अगली बोतल बनाएंगे तो उसमें भी 10 से 12 बूंदे फोरबेल की डालेंगे। तो फोरबेल से कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता। 4 की बजाय अगर आपकी 2 बूंद ज्यादा भी हो सकती हैं तो भी उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। किसी को लीवर की 50% लीवर डैमेज बताया गया है, उसको हम क्या दे सकते हैं? देखिए लीवर डैमेज अगर हो गया है तो आप अभी तो हम वैसे जीएनआरडी पे बात कर रहे हैं। लिफिड सिरप, लीवर संजीवनी सिरप, लीवर डिटॉक्स कैप्सूल और फोरबेल एल्कलाइन ड्रॉप्स। ये 4 आइटम दे सकते हैं ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आप सबने आज थैंक यू। पार्टिसिपेट किया जूम सेशन में, थैंक यू सो मच। तो आपके जो भी सवाल है, मैं देख सकती हूँ सबके बहुत सारे सवाल हैं, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आप सबसे शेयर कर दिया, तो आप एक एक करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, और पूछ सकते हैं अपना सवाल। थैंक यू सो मच। हेलो मैम। हेलो। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मैडम मैं अम्बाला सिटी से बिलोंग करती हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है मैडम। हाँ जी, हाँ एक जी। एक मैडम है, उनके ना थोड़ी सी ना यूटीआई की प्रॉब्लम है उनको, अच्छा जी। और उनकी ना थोड़ी सी ना टीबी की दवाई चल रही है मैडम, जो भी है। अच्छा जी। अगर उनको हम अपने प्रोडक्ट दे, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं मैडम? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप दे सकते हैं उनको हमारी प्रोडक्ट, ठीक है। मैडम मैंने ये ले रखा, मतलब ये संजीवनी स्वाबनी संजीवनी है, ये दे सकती हूँ उनको? हाँ दे सकते हैं, लेकिन उनको यूटीआई की दिक्कत है तो आप स्टोन फ्लश सिरप दीजिए, अच्छा। ठीक है। देखिए स्टोन फ्लश सिरप दीजिए, उनको बहुत फायदा मिलेगा, और साथ में फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप जरूर दीजिएगा। अच्छा मैम। स्टोन मैडम प्लस सिरप किसके लिए है मैडम? यूटीआई की प्रॉब्लम के लिए, जिनको यूरिन में इन्फेक्शन रहता है, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, उनको स्टोन फ्लश सिरप दिया जाता है। देखिए मैं आप सबसे और कह रही हूँ कि आज जो मैं प्रोडक्ट्स डिस्कस कर रही हूँ वो है फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स और जीआईटी 14 ड्रॉप्स, और जो जीईआरडी की प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कशन कर रही हूँ। तो इन तीनों टॉपिक्स से आप मत जाइए। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है अलग तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है मैम। ठीक है। थैंक यू सो मैडम मच। ये वैसे मैं मैडम ये दे सकती हूँ मैं इनको, जैसे उनके फेफड़ों में भी जैसे देखिए थोड़ी श्वास संजीवनी, प्रॉब्लम। हाँ फेफड़ों में दिक्कत हो रही है तो आप उनको श्वास संजीवनी सिरप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टीवी उनको फेफड़ों का है, चेस्ट का टीवी है तो आप दे सकते हैं। ओहो, आवाज बीच में आ रही है, क्या कह रहे हैं मैडम? सुनाई नहीं दिया मेरे को। देखिए टीबी का अगर दिक्कत है, चेस्ट का टीबी है, फेफड़ों का टीबी है, तो आप श्वास संजीवनी सिरप जरूर दीजिए। हेलो। 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 गुड गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम मैं समराले पंजाब से बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, कहिए। मैम एक गुड़िया है 8-9 साल की, उसको थोड़ा पीजीआई से जो दवाई चल रही थी, गले में एलर्जी है। अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ मैम, उनको ना मैंने
जो दिया है प्रोडक्ट अपना, ये कोट कंठशोधक नहीं आता था, वो दिया था। जी जी, तो बहुत अच्छी उससे बात है। काफी फर्क पड़ा था, लेकिन कंठशोधक अपने स्टॉक में नहीं है। अब मैं उनको जो दे रहा हूँ, दूसरा क्या है वो सांस संजीवनी, वो दे सकते हैं उनको? बिल्कुल दे सकते हैं। आप कफर सिरप भी दे सकते हैं उनको, हम श्वास संजीवनी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते अच्छा हैं। मैम, और कुछ दे सकते हैं उनको, जैसे गले की एलर्जी है? हाँ जी, कर्णशोधक टैबलेट, श्वास संजीवनी से मेरी बात कंठशोधक सुनिए, मेरी बात कंठशोधक सुनिए। कर्णशोधक टैबलेट, कम्फर्ट सिरप और कुरकुमिन कैप्सूल दे सकते हैं। बाकी अभी कैप्सूल। देखिए, हाँ मैं ये देख रही हूँ कि आप सबके क्वेश्चंस जो है वो टॉपिक से डेविएट हो रहे हैं, तो थैंक सॉरी यू मैम, सो मच। सॉरी मैम। थैंक यू सो मच आज की मीटिंग ज्वाइन करने के लिए। मैं आप सबको ठीक बताना चाहती हूँ कि मेरी ओपीडी होती है, हमारी ओपीडी यहाँ होती है पंजाबी बाग में सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, मंडे सैटरडे तक, तो आप उस ओपीडी में भी आके दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है मैम, ठीक है, ओके, थैंक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछिएगा प्लीज। थैंक यू सो यू। मच।